अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में लास्ट पीरियड में हमने प्लांट जो है ये किस तरह से जेनेटिक मॉडिफाइंग होते हैं और उसके कौन से इस्तेमालात होते हैं उसको मुख्तसरन देखा, क्योंकि अपने सिलेबस में कोई डिटेल उसका नहीं है। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए जो जीएमओज है, जिसको जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं, ये जीएमओज में प्लांट्स के बाद नंबर आता है एनिमल्स का। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से इंसानों में या इंसानों के फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें इस एनिमल से, जैसे प्लांट से हासिल होती है वैसे एनिमल से हासिल होती है। एनिमल्स में यानी हैवानात में ख़ास तौर से हमको एक बात पता है कि हैवानात से जो मिलने वाली चीज़ें हमारे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होने वाला दूध है, गोश्त है, एग्स, अंडे है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जो है उनको स्पेशली मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ पर उन पर रिसर्च कर सके, वहाँ पर कुछ जांच कर सके। जैसे कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों की जांच है, वैक्सीन्स की जांच है, ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पर ख़ास तौर से माइस, चूहे वगैरह उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दवाइयाँ, वो वैक्सीन्स, वो मेडिसिन जो है वो अगर इंसानों पे इस्तेमाल करना चाहे तो उससे पहले उनका उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो भी मैमल्स हैं, वो पिस्तानी है और इंसान भी पिस्तानी है, तो उन पर रिसर्च करना आसान हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी दीगर चीज़ें जो है हैवानात से मिलती है। जैसे हमको पता है कि शीप, भेड़ जिसे हम कहते हैं, वो शीप से मिलने वाला ऊल, उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसमें इजाफा बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, मिल्क में इजाफा, एग्स देने वाली जैसे मुर्गियाँ वगैरह और बाकी जो परिंदे हैं उनके एग्स की जो क्वांटिटी है उसमें इजाफा, उसकी क्वालिटी में इजाफा, मीट वाले, गोश्त वाले जानदार उसमें इजाफा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की जो चेंजेस है, ये चेंजेस करने के बाद ये जीएमओ जो है यानी जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स में ये एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फील्ड्स है जहाँ इस एनिमल्स का जो इस्तेमाल करते हैं, पहले हम मुख्तसर उसको देखेंगे, फिर वन बाय वन एनिमल्स को देखेंगे। पहली बात, जैसे अगर से कोई भी मेडिसिन्स या कोई ऐसा नया रिसर्च हम करते हैं, इस नए रिसर्च में हम ये देखते हैं कि वो जो रिसर्च हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर कोई नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या पीसीआर टेक्नोलॉजी के ज़रिए नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो जीन है वो इंसानों में किस तरह से काम करता है, अगर इसे हम देखना है, या वो जिस माहौल में रहते हैं या जहाँ पर रहते हैं उस माहौल में वो किस तरह से ज़िंदा रहते हैं, किस तरह का इफ़ेक्ट उन पर आता है, ये देखने के लिए दिगर एनिमल्स का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है और उस पर जो है रिसर्च किया जाता है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बना रहे हैं या कोई और चीज़ है, उसकी टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं, मतलब उसका जो जहरीलापन है या इसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है इंसानों पर कितना होता है, उसे जाँचने के लिए मुख्तलिफ़ एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो एनिमल्स का इस्तेमाल करने के बाद अगर वो सेफ़ है, वो अगर इंसानों के लिए इस्तेमाल के लिए अगर सेफ़ है, तो फिर वो इंसानों पर इस्तेमाल उसको किया जाता है। उसके बाद में जेनेटिकली चेंजिंग जो एनिमल्स है, नस्लियाती तौर पर जो हम या आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो जानदारों को चेंज करते हैं, एनिमल्स को चेंज करते हैं, तो ये जेनेटिकल चेंजेस वाले जो एनिमल्स हैं ये किस तरह से, उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उसको यहाँ इस एनिमल्स के ज़रिए ऑब्जर्वेशन उनका किया जाता है। उसके बाद में जो जीन हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, वो कैसे एक्सप्रेस होता है, कैसे ज़ाहिर होता है, किस तरह से जो हम चाह रहे हैं डिज़ायरेबल जीन है तो वो उसका एक्सप्रेशन सही है या कुछ और उसमें चेंजेस इसमें पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ज़रिए हम जांचते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो किरदार है वो फार्मास्यूटिकल में होता है, यानी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, वैक्सीन्स है, बहुत सारी बीमारियों को जांचने वाली किट्स है, ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में फार्मास्यूटिकल के अंदर आ जाएगा। इसकी जांच इन एनिमल्स के ज़रिए किया जाती है, यानी वहाँ इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा।
इसमें ख़ास तौर से स्पेशली या स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए हमको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट के अतबार से ज़रूरत होते हैं। और हमको ये दूसरी एक बात पता है कि जो प्रोटीन्स है ये प्रोटीन्स डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो वहाँ एज ए दवाइयों के तौर पर, हार्मोन्स के तौर पर, एंजाइम्स के तौर पर जहाँ जहाँ भी प्रोटीन का इस्तेमाल होगा तो ये स्पेसिफिक मखसूस प्रोटीन बनाने के लिए उस तरह का जीन हम इस एनिमल्स में ट्रांसफ़र करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और उस मखसूस प्रोटीन को जो है तो तैयार किया जाता है। यहाँ पर ये इस तरह के जो एनिमल्स है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जीनोग्राफ्टिंग एक वर्ड आता है, देखिए याद रखिए, 2-3 जगह यहाँ इस्तेमाल होगा ये। हमको ग्राफ्टिंग पता है, देखिए ठीक है। ग्राफ्टिंग हमको पता है कि पौधे जो होते हैं इस पौधों में ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे ये पौधे का एक तना है, इसके ऊपर अगर कोई एक नई दूसरे पौधे की तने की शाख अगर हम इसे जोड़ेंगे तो इसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। वैसा एनिमल्स में, ख़ासतौर से इंसानों में, जैसे कुछ सेल है, कुछ खलियात है, वो खलियात अगर हमको जोड़ना है, कोई ऑर्गन्स जोड़ना है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंसानों में अगर लीवर डैमेज होता है तो लीवर में दूसरे इंसान के या किसी दूसरे जानदार का, ख़ास तौर से जो दूसरे मैमल्स है उनका लीवर का छोटा सा हिस्सा जो है वो छोटा सा हिस्सा इंसान के लीवर में जोड़ा जाता है, उसको जीनोग्राफ्टिंग कहते हैं। या कोई उजलात, कोई खलियात का ग्रुप, चाहे वो मतलब किसी भी तरह का हो, वहाँ पर ये जीनोग्राफ्टिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। जीनोग्राफ्टिंग में जो है ये ट्रांसजेनिक है, क्योंकि पहले इंसानों पर इसका एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम ये दीगर हैवानात में इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर जाकर जो है तो हम इंसान में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में स्पेशली जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल होता है। हमको पता है कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी उसका एक पार्ट है, वहाँ पर उसके जीन की तरतीब को बदलेंगे और जीन की तरतीब को बदलने के बाद हमारे ख्वाहिश के मुताबिक खुसूसियात, मैंने अभी आपको कहा कि मुख्तलिफ़ हैवानात में जैसे उनसे जो चीज़ हम हासिल कर रहे हैं, जैसे एग देने वाले जो परिंदे हैं, मुर्गियाँ वगैरह, दूध देने वाली जो जानदार है, गाय भैंस वगैरह, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ऊन वाली जैसे मैंने अभी कहा शीफ, भरपूर प्रोटीन के लिए फिशेस, इन सब में अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ हमको इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेना होगा। और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो एक्सपेरिमेंट है, ये तमाम एक्सपेरिमेंट हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर या ये जीएमओ के अंदर, जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर करते हैं। तो ये बहुत सारी और दीगर बहुत सारी फील्ड है जहाँ हम ये जीएमओस का, ये इन एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक एनिमल्स को देखते हैं कि कहाँ इन एनिमल्स का, मुख्तसर इसको आप इंट्रोडक्शन में, इसके तारुफी हिस्से में इसको याद रखना है। बाद में 1 बाय 1 एक एक एनिमल्स को हम देखेंगे कि उनका इस्तेमाल एज ए जीएमओ यानी जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म कैसे किया जाता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ़ हैवानात है उसमें ट्रांसजेनिक माइस यानी जो चूहे होते हैं, इन चूहों को कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमको पता है कि माइस जो है, चूहे जो है, ये मैमल्स में आते हैं और उसका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है और रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है। तो बहुत सारे माइस हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। इन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है। जैसे कोई दवाइयों का मैंने आपको बताया, कोई टीकों का, उन पर क्या असर होता है उनका ऑब्जर्वेशन करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो इसीलिए बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन से एनिमल्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक एनिमल्स, 4 एनिमल्स दिए जाएंगे, उसमें ये माइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर करते हैं। उसको आप राइट मार्क कर लीजिए, ठीक है। स्पेशली यानी कुछ बातें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे ट्रांसजेनिक माइस में फॉर एग्जांपल कैंसर है। अब इस बीमारी को पैदा करने वाला जो जीन है उसको ऑन्कोजीन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? ऑन्कोजीन, याद रखिए। इस ऑन्कोजीन की वजह से होता क्या है? इस ऑन्कोजीन की वजह से ये होता है, कैंसर हम किसे कहते हैं कि जो भी कोई खलियात है, इस खलियात में होने वाली जो खलवी तकसीम है ये कैसी हो? बेतरतीब हो और अनलिमिटेड, बेकाबू हो। अब
खलवी तकसीम तो होगी, लेकिन अगर वो लिमिट में होती है, ज़रूरत के मुताबिक होती है, तो उसको अपन ग्रोथ या नशोनुमा कहते हैं। लेकिन अगर किसी मकाम, किसी जगह, किसी पार्ट में ये खलिए का नशोनुमा अनलिमिटेड होता हो और यहाँ पर जो है वो कैसा हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, तो यहाँ कोई ना कोई ऐसी गांठ फॉर्म होगी, एक गांठ तैयार होगी और उसे हम मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर ट्यूमर कहते हैं। ये मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर जो फॉर्म हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि इसमें होने वाली खलवी तकसीम, इस खलवी तकसीम में जो बिगाड़ आया उसके लिए जिम्मेदार जो जीन है उसको अपन ऑन्कोजीन कहते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर्स है, उस कैंसर्स में क्या होता है, कैसे उसमें डेवलपमेंट होता है, फिर उस पर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ थेरापीज़ है। जैसे कैंसर की रोकथाम में जो थेरापीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें कीमोथेरापी यानी दवाइयों का इस्तेमाल है, इसमें शुआओं का इस्तेमाल है, उसको रेडियोथेरापी कहते हैं, सर्जरी है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की जो थेरापीज़ है ये इस कैंसर की रोकथाम में हम करते हैं। अब ये ऑन्कोजीन को वहाँ दाखिल करने के बाद इस माइस के अंदर हम देखेंगे उसमें कैसे कैंसर डेवलप होता है, क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर देखेंगे कि ये इन थेरापीज़ के ज़रिए, जैसे अगर कोई कीमोथेरापी हम इस्तेमाल करते तो तैयार की जाने वाली दवाई उस पर कैसे असर होती है, उसका असर बाकी दिगर खलियात पे कैसे होता है, जिसको अपन उसकी रिएक्शन कहते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन कैंसरस सेल को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कैंसरस सेल को ख़त्म करते करते अगर हमारे बॉडी के दिगर खलियात भी ख़त्म हो जाए, बहुत डेंजरस चीज़ है। तो ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे, माइस पर। इसीलिए इसको ट्रांसजेनिक माइस कहा गया। क्या कहा गया इसको, ट्रांसजेनिक माइस, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसर्चेस है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो दवाइयाँ वगैरह तैयार करना या इस तरह की कोई भी बीमारियाँ, उसकी जो जाँच है वो जाँच इन एनिमल्स पे की जाती है और जिसको अपन ट्रांसजेनिक माइस कह रहे हैं। तो याद रखिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कैंसर का। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है ट्रांसजेनिक शीप। हमको पता है कि जो भेड़ है इसका इस्तेमाल जैसे गोश्त के लिए, इसका इस्तेमाल हम उससे हासिल होने वाले दूध के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसका जो इस्तेमाल है हम उससे हासिल होने वाले यानी जिसे कहेंगे उससे हासिल होने वाली जो ऊल है, ये ऊल को हासिल करने के लिए, क्योंकि उसके जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं उसके, वो एज ए ऊल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऊल जो है अगर उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम इसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली कुछ बैक्टीरियल जीन्स है, ये बैक्टीरियल जीन्स जो है उसमें सिस ई और सिस एम ये जीन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। सिस ई और सिस एम, नोट डाउन करना इसको, ठीक है। ये सिस ई और सिस एम ये जो जीन है ये इस शीफ के अंदर जो है, ये शीफ के अंदर एक स्पेशल टाइप का अमाइनो एसिड फॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और उस अमाइनो एसिड को जैसे सिस, इसी पे से नाम है, सिस्टेन कहते हैं, अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड, ठीक है। हमको पता है कि अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होता है और ये अमीनो एसिड जिसको अपन सिस्टीन कह रहे हैं, ये अमीनो एसिड जो है, तो अमीनो एसिड एक मखसूस किस्म का प्रोटीन, केराटिन कहते हैं उसको, याद रखो, इस प्रोटीन को तैयार करने में मदद करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो शीफ है ट्रांसजेनिक शीफ, उसमें इस जीन को दाखिल कर देंगे, सीसी या सीसीएम को। उससे क्या होगा, सिस्टेन ये अमीनो एसिड फॉर्म होगा और वहाँ ये क्रेटिन नाम का प्रोटीन जो है ये बड़े पैमाने पर उसके अंदर फॉर्म होगा और ये उसकी जो ऊल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा करता है। एक बेस्ट क्वालिटी का ऊल मिलने के लिए ये जो उसके अंदर प्रोटीन है ये उसमें मदद करता है। यानी इस तरह से ये ट्रांसजेनिक शीफ, याद रखिए, ये ट्रांसजेनिक शीफ में हमको याद रखना है कि किस तरह से इस शीफ में हम तब्दीली करके, यानी वहाँ पर हम एक क्वालिटी वाला ऊल और क्वांटिटी जिसे अपन उसकी मिकदार को बढ़ाना वो कह सकते हैं, वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट
ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मुर्गियां हैं, पोल्ट्री फार्म पे हम उसको पालते हैं। दूध देने वाले जानदार हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, ये एनिमल्स जो है इनको फार्म एनिमल्स हम कहते हैं। इनको हम ट्रांसजेनिक में तब्दील करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मुर्गियों को देखें, इन जनरली जो मुर्गियाँ ट्रांसजेनिक नहीं हैं तो वो पूरे ईयर में, पूरे साल में अगर एग लाइंग या अंडे देने के लिए अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो 60 से 70 एग्स, बहुत ज़्यादा हो गए, इतने दे सकती है। लेकिन वही अगर हम ट्रांसजेनिक बर्ड्स को, ट्रांसजेनिक मुर्गियों को अगर हम वहाँ पर अगर एग्स लाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके जीन में हम ऐसी तब्दीली करते हैं कि बहुत सारी इसकी स्पीसीज़ 250, 300 इस तरह से ये एग्स को देती है। बहुत सिंपल चीज़ है, अगर ये 250 एग्स विदिन ईयर, एक साल में अगर देगी तो उससे जो पैदावार है बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा इनमें जो प्रोटीन वगैरह जो है उसमें चेंज, यानी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी इसके अंदर चेंज होगा। इसके अलावा फार्म एनिमल्स में जो दूध देने वाले जो एनिमल्स है, इन जनरली साल भर में अगर आप जिसे अपन जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स नहीं होते हैं उनमें अगर देखें तो 200 से 300 लीटर साल भर में दूध देना ये उनकी कैपेसिटी होती है। लेकिन हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अगर उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स में तब्दील करते तो हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में ऐसे एनिमल्स हम फार्म करते हैं कि 800 से 1000 यानी 4-5 गुना हमने उसको बढ़ाया, उसका इजाफा किया, और इस तरह के ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स को फार्म करके जो है तो एग और दूध और अंडों की मिकदार जो है तो उसमें हमने उसका इजाफा किया। जैसे होस्टिन जो एक गाय की एक यह है किस्म है, याद रखिए अपन इसको कहीं ना कहीं पढ़ेंगे उसको। ये होस्टिन जो है तो इन्हें एवरेज 800 से 1000 लीटर जो है मिल्क है ये देती है। बहुत सारे मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दिए जैसे एग देने वाले वगैरह वगैरह। अब इससे क्या हुआ, यानी कैसे हमने ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इंसानों के लिए फ़ायदा उठाया। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि जो मीट यानी गोश्त और मिल्क, इसकी जो कमी थी ये इसके ज़रिए पूरी होने लगी। यानी पहली बात, उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया इसको। दूसरा, इसकी क्वालिटी, इसकी नोयत को बदला गया, यानी इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को बदला गया, यानी क्वालिटी में चेंज लाया गया। इसके बाद इसमें क्या हुआ, जो इसका प्रोडक्शन है, क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जैसे एग है, मिल्क है, ये क्वांटिटी में इजाफा हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी होने लगी। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जो जानदार है, ये जानदारों में ये तमाम चीज़ें पाई जाने से आसानी ये हम फार्म एनिमल्स को वहाँ पर पालने लगे। इस तरह से ये जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर जो है तो ये फार्म एनिमल्स ये एक इम्पॉर्टेंट जीएमओज है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स है। उस फार्म एनिमल्स के बाद, यानी ट्रांसजेनिक फार्म्स एनिमल्स के बाद जो है ट्रांसजेनिक पिग, पिग जो है, ये पिग को भी ट्रांसजेनिक तौर पर तैयार किया गया और इससे इंसान के फलाह बदूद के लिए, हमको पता है कि बहुत सारी जगह इसको एज ए मीट के तौर पर, गोश्त के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ पर इसमें उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो मेडिकल लाइन से, मैंने एक वर्ड आपको यहाँ पे इस्तेमाल किया था, याद होगा आपको, उसको जीनोग्राफ्टिंग हमने कहे थे। तो इस जीनोग्राफ्टिंग के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स जो है, जैसे ख़ास तौर से अगर किसी का हार्ट वगैरह अगर डैमेज होता है, खासतौर से हार्ट डैमेज में उसका जो वॉल्व है हार्ट का, वो वॉल्व अगर ख़राब होते हैं तो ये इस पीक से, ट्रांसजेनिक पीक से उस वॉल्व को निकाला जाता है और ये जीनोग्राफ्टिंग के ज़रिए जो है तो इंसानों के हार्ट के अंदर उस वॉल्व को जो है तो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा देखिए ट्रांसजेनिक माइस हो गया, ट्रांसजेनिक शीप होगा, एक को एक लिख सकते हैं आप और उसके बारे में डिटेल में एक एक एग्जांपल दिए भी तो काफ़ी होगा। ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, बहुत सारे आप एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं। ट्रांसजेनिक पिग्स है, मैंने आपको बताया उसका क्या इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो है ट्रांसजेनिक पिग के बाद ट्रांसजेनिक फिश,
बहुत सारी मछलियाँ जो है एज ए फूड हम इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमको एक बात पता है कि जो फ़िश है इससे मिलने वाला जो फूड है वो रिच ऑफ प्रोटीन, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे बहुत सारे जो फिशेस है जिसमें कैट फिश है, गोल्ड फिश है, सैल्मन फिश है, ऐसे बहुत सारे फिशेस के नाम हम यहाँ ले सकते हैं जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसमें कुछ यानी इसका जो गोश्त है उसके अंदर अगर कुछ प्रोटीन्स जैसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इसकी मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं तो इस ट्रांसजेनिक प्रोसेस के ज़रिए हम उसको बढ़ा सकते हैं और वहाँ पर जो है ये प्रोटीन बड़े पैमाने पर फार्म होगा। दूसरा, ई कोलाई में हैग्रोमाइसिन एक जीन होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में, अगर इसे हम फिश में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो है तो ये जैसे सर्दी वगैरह यानी कोल्ड जिसे हम कहते हैं उसको रोकने में मदद करता है। इस तरह से बहुत सारे जैसे हैग्रोमाइसिन, ये सिस्टीलिन प्रोटीन, ये इनको ट्रांसफ़र करने वाले जीन अगर हम इन फिश में अगर दाखिल कर देंगे तो इससे यानी ट्रांसजेनिक तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर से स्पेशली जो है तो इनका इस्तेमाल एज ए मेडिसिन या जिसे अपन कहते हैं यानी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक चिकन, हम देखते हैं आज के दौर में जो मीट है, जो गोश्त है, मुर्गियों का जो गोश्त है ख़ास तौर से वो ट्रांसजेनिक एनिमल के ज़रिए हम हासिल करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ज़्यादा होता है और उसमें फास्टिंग ग्रोथ भी होता है। ये न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ख़ास तौर से इसमें बड़े पैमाने पर जैसे वहाँ से हासिल होने वाला जो एग है, उनसे हासिल होने वाला जो गोश्त है, इनमें बड़े पैमाने पर प्रोटीन पाया जाता है और ये प्रोटीन की वजह से जो है ये जो चिकन है ये न्यूट्रिएंट वैल्यू से रिच है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर इसकी ग़िज़ाई अहमियत होती है। इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ये सब एनिमल्स आपको याद रखना है। देखिए, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक फिश, उसके बाद में ट्रांसजेनिक चिकन, इतने सारे एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और मैंने बताया शुरू में ही कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इंसान के फलाह वजूद में, इंसान के फ़ायदे में किस तरह से ये फ़ायदेमंद होते हैं। और यहाँ इस चैप्टर में यहाँ जीएमओज़ के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसमें बायो इथिक्स है, बायो प्रायरेसी है, उसके बाद में बायो पेटेंट है। ये कुछ टॉपिक्स है, इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उसको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक्स है। जैसे जीएमओस के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट था, वैसे ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इतने सारे नाम याद रखिए। अपने तौर पर हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। बहुत आसान है, आसानी से याद भी रहेगा, टेक्निकली बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं जिसमें देखेंगे बायो पेटेंट, बायो इथिक्स और बायो प्रायरेसी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।